हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित में जो अपना अरिहंत वाली किताब की विविध प्रश्नावली थी, पहले अध्याय यानी कि वास्तविक संख्या वाले जो चल रहा था, इसकी शुरुआत हम कर चुके थे। एक वीडियो बनकर आ चुकी है, 1 से 10 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस प्ले लिस्ट का लिंक, जहाँ पे ये सारी चीज़ें अब जा रही हैं, धीरे धीरे जाती रहेंगी। और अब क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि हम यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं कहते हैं, क्वेश्चंस नंबर डालते हैं, क्योंकि पार्ट्स में लिखना अपना आदत नहीं है। हर पार्ट का नाम लिखो भाई। तो क्वेश्चंस रहते हैं, वो 1 से लेकर 10 तक हो चुके थे। और जैसा कि आपको पता है, दिन में जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो मैं अच्छा दिखाई देता हूँ, पर पसीने की वजह से मैं बहुत गंदा दिखाई देता हूँ। खैर, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। और जल्द ही मैं कोर्स लाऊंगा हाई स्कूल को लेकर के, जहाँ पे हाई स्कूल की जो मैथमेटिक्स हैं वो आपको आसान करके दी जाएंगी, कैसे करके कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जहाँ पे हम प्रश्न संख्या 11 से शुरुआत करने वाले हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं यहाँ पर पूरा लिखूँगा नहीं, बस उसका मतलब यहाँ पे लिखूँगा, बताऊँगा और उत्तर मिल जाएगा आपको। लेकिन प्रश्न पहले समझते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, आपके पास किताब है कि नहीं? अरिहंत की किताब नहीं है तो जाके लो यार, और नहीं है तो जाके कोई और क्वेश्चन और किताब है उससे पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है कि इसी से पढ़ना है, बट पढ़ना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। अरिहंत की किताब आपके पास है तो उसके लिए ये वीडियो है, नहीं है तो और भी वीडियो है। तो मेरे पास मतलब चैनल पे बहुत सारे वीडियो है। ये तो बस हाई स्कूल के ऊपर फिर से नया पुश दिया जा रहा है, नई शुरुआत की जा रही है, ताकि हाई स्कूल के बच्चे हमसे जुड़े रहें और जो हमने नहीं पढ़ाया था वो अब पढ़ाया जाए। तो भैया, प्रश्न में कहा गया है, 11 नंबर प्रश्न जो है, एक संख्या को 61 से भाग दिया जाता है तो भागफल 27 और शेषफल 32 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, पहले जो होता था, मैं भी जब सवाल को हल करना शुरू करता था तो पहले सोचने लगता था कि आखिर किसके बारे में पूछ रहा है, पर गलत, ये तरीका गलत है। तरीका सही वाला कौन सा है? ये वाला सही है कि आपको दिया क्या गया है। मतलब एक संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन उसका भागफल, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भागफल कितना है? 27 है और शेषफल 32 है, और शेषफल 32 उसने कहा है। ये चीज़ हो गई है। साथ ही साथ उसने कहा है कि संख्या को 61 से भाग दिया जाता है। 61 भी एक संख्या दी गई है, 61 से भाग दिया जाता है। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होती है? जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होती है? भाजक, भाग करने वाला, ठीक है। भाजक, भाग करने वाला, जैसे योजक वैसे भाजक, जक यानी कि भाग करने वाला। भाजक, भागफल, शेषफल जब मिल जाते हैं तो एकमात्र ऐसा शब्द रह जाता है, टर्म रह जाता है जो नहीं पता होता है, जिसे हम कहते हैं भाज्य, जिसे हम कहते हैं भाज्य। क्या यही भाज्य जो हमको नहीं पता है वही संख्या है? बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, ये वही भाज्य है जिसके बारे में हमको नहीं पता है और जिसके बारे में सवाल में पूछा जा रहा है कि संख्या बताइए। तो तरीका यही है, क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उनको पहले, जो चीज़ें साफ़ सुथरी दी गई हैं उनको साफ़ सुथरा लिखो। उसके बाद जिसके बारे में कन्फ्यूज़न है उसको पहले एनालाइज करो, बात को समझने की कोशिश करो कि उस किसके बारे में कह रहा है वो चीज़ें। जब वो चीज़ समझ में आ जाए तो अप्लाई कर दो उस चीज़ को, ठीक है। चीज़ों को आपने समझ लिया है, आगे बात को बढ़ाएंगे हम कि इन सभी को मिलाकर के यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका आती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। बताओ भैया, क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आपको समझ में आ गई। भाजक के जगह पे 61 रख देते हैं, 61 गुणते भागफल कितना? 27 रख देते हैं, प्लस शेषफल यानी कि 32 रख देते हैं। और क्या करते हैं? गुणा कराएंगे और जोड़ देंगे, बस वो कुछ करेंगे नहीं। 27 और 61 का गुणा, 61 गुणते 27, यहाँ पे गुणा करते हैं। गुणा कर देंगे कैसे?
एक तो भैया एक लंबा वाला तरीका होता है, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें इसे और एक छोटा वाला तरीका सीख लें। आपको मिल जाएगा एक शानदार तरीका ऐसे गुणा करने वाला 2 अंकों का। इसका मतलब होता है कि पहले 7 और 1 का गुणा करो, तो 7 एक करना 7 लिख लिया। फिर इस चीज़ का मतलब होता है तिरछा गुणा करो, 7 छंग 42 और 2 एक करना 2, 42 2 44 हो रहा है। ये जो 44 का 4 हो रहा है ये लिख लेंगे और ये जो हिस्सा है वो हासिल हो जाएगा। और इस चीज़ का मतलब होता है 6 एक कम 6 नहीं 6 दूनी 12, ठीक है 12 मिल जाएगा, 6 दूनी 12, 12 4 16 ये मिल जाएगा, 12 4 16। ये जो गिनती है मतलब गुणा करने के बाद मिला है, अगर आप बारी बारी से लिख करके गुणा करते हैं तब पर भी यही मिलता है। और आपको यह तकनीक सीख लेनी चाहिए, मैं इसका प्रयोग भी करता हूँ। सीखना ही नहीं अकेले है, उसका प्रयोग भी करते हैं तभी हमको वो याद रह गई है। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, 7 और 2 9, 4 3 7, 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यही अपना भाज्य है, यही अपना भाज्य है और यही अपनी संख्या भी, यही अपनी संख्या भी जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा था। क्या ये बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। और अगर यही बात समझ में आ चुकी है तो 12 नंबर सवाल बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ और पूछा गया है, लेकिन बातों को आपको खुद समझना होगा, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या करना है, कैसे करना है, खुद करो और करके बताओ कि उत्तर मिला है कि नहीं। 13 नंबर प्रश्न हम बताने वाले हैं। वैसे दोस्तों मैं 13 नंबर प्रश्न को भी बताने नहीं वाला हूँ, मैं बस बता देता हूँ कि क्या लिखा है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है यदि d बराबर फिर लिखा है मासा कोष्ठक में लिखा है 48,72 और फिर कॉमा लगा दिया तो d का मान बताइए, तो d का मान बताइए, ऐसा कह रहा है। देखो भैया बात यह है कि अगर आप ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, इस सवाल का उत्तर निकाल ही नहीं सकते, या फिर निकालोगे तो 5-10 मिनट बाद। लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं, पढ़ लिख कर के समझ चुके होते हैं, वो बातों को अच्छे से समझ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि D एक चीज़ है जो कि क्या है 48 और 72 का मासा है। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं समझ में आएगा, इस चीज़ को देख कर के समझ में ही नहीं आएगा, कहेंगे कि क्या लिखा ही है सर इसमें, D बराबर लिखा है, मासा इसका लिखा है, अर्थात जो D होगा वो 48 और 72 का मासा होगा। और आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर समझे में नहीं आ रहा आखिर कहना क्या चाहता है। तो जिस बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये कहना क्या चाहता है, वही प्रश्नों को आसानी से और जल्दी से हल कर पाता है। तो थोड़ा सा समझदार बनिए, हमारे साथ जुड़े हैं, समझदार बना देंगे, धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे समझदार बनाने की। कि भैया D लिखा है, बराबर लिखा है और मासा इतना लिखा है, यानी इन दोनों का जो भी मासा होगा, इन दोनों का जो भी मासा होगा वो बराबर होगा किसके, D के, वो D के बराबर होगा। अर्थात और D का मान आपसे पूछ भी रहा है, अर्थात इन दोनों का मासा ही आपसे पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। कहने का तरीका अलग है पर चीज़ें वही कक्षा 5 वाली हैं। यानी कि 48 और 72 का मासा निकालना है तो हम 48 से 72 का मासा निकालने के लिए 48 से 72 को भाग कर देते हैं। कितनी बार जाएगा भैया, जाहिर सी बात है एक ही बार जाएगा। 48 आएगा, हासिल लेते हैं, वो घटाते हैं, हासिल लेते हैं, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 24 आ गया। 48 को यहाँ पे लिखेंगे, 24 दूना 48 होता है और ये पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो जो मासा मिला है, मासा प्राप्त हुआ है वो कितना है, 24 है। और इसी वजह से जो D की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? क्या बातें आपको समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आ गई होंगी और तकलीफ़ नहीं हुई होगी इस प्रश्न को समझने में। ऐसे ही प्रश्न होते हैं सभी के सभी आसान। तो यार अब प्रश्न संख्या 14 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है बहुत लंबा प्रश्न है, पढ़ने में और समझने में, करने में इत्तू सा है बस। चलो देखो,
प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है कि एक धन पूर्णांक a को 3 से भाग दिया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, एक धन पूर्णांक a है, इसको भाग दिया जाता है 3 से, तो शेषफल r, तो जो यहाँ पे भागफल यहाँ पे होगा, शेषफल यहाँ पे r। शेषफल r का मान केवल 0 और 1 हो सकता है। r बराबर 0 और 1 हो सकता है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे उत्तर बताना है कि किसी संख्या a को 3 से भाग देने पर r की वैल्यू जो हो सकती है वो 3 से छोटी हो सकती है और 0 के बराबर तक हो सकती है। 3 से छोटी और 0 के बराबर तक हो सकती है, अर्थात इस प्रश्न में r की वैल्यू जो हो सकती है वो 0, 1 या 2 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो जितना दिया गया है उतना नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को अच्छे से समझाता हूँ, शुरू से कैसे लिखना है। ठीक है, प्रश्न को उतार लिया और उसके बाद शुरू किया कि यहाँ पे जो भाजक है वो कितना है, 3 है, और जो शेषफल है, शेषफल है वो क्या हो गया, r है। तो r की जो वैल्यू होगी वो होगी छोटी, 3 से बड़ी और बराबर होगी 0 के, अर्थात जो हमारा r की वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी और 2 हो सकती है और 3 नहीं हो सकती है। 3 से मतलब छोटी ही रहनी है। तो इस प्रश्न में कहा है केवल r की वैल्यू 1, 0 और 1 दिया गया है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि वो असत्य है। तो भैया असत्य हमारा सही मेन उत्तर होगा कि वो कथन असत्य है, या फिर ऐसे लिखेंगे कथन असत्य है, कथन असत्य है, क्योंकि भाजक 3 है, शेषफल ये है जो कि r की वैल्यू ऐसी हो सकती है, अर्थात r बराबर इतना हो सकता है, अर्थात r का मान, या फिर इतना ही लिख देते हैं काफ़ी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बहुत ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। उसने 0 और 1 कहा था, आपको पता है कि 0, 1 और 2 होता है, 3 वैल्यूज़ होती हैं, और इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। क्या मिला है कि वो कथन असत्य है क्योंकि r का मान 0, 1 और 2 होता है, 0 और 1 नहीं अकेले होता है। ओके, तो अब प्रश्न संख्या 16 की बात कर लें। 16 जो प्रश्न है, 16 नहीं 15 की बात कर लेते हैं। 15 नंबर जो प्रश्न है वो काफ़ी मुश्किल है समझने के लिहाज से। यहाँ पे कहा गया है कि एक संख्या दी गई है, 6 की घाते n है, और n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृत संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या है, अंक 5 पर समाप्त हो सकता है, कारण दीजिए। तो क्या ये इसको जब मतलब बात समझें कि आपके पास एक आधार दिया है 6 की घाते n है, n का मान हमको प्राकृतिक संख्या के रूप में कुछ भी रखना है, अर्थात n बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो हमारी जो संख्या है वो क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे n रखते हैं, n का मान 1 रखेंगे तो 6 की घात 1 बराबर 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 की घात 2 बराबर 6 36 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 की घात 3 बराबर 6 36 6 का 216 हो जाएगा, और मैं 4 रखने की कोशिश तो करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसका मुझे याद नहीं है, तो जितना तक याद था मैंने वो रख दिया। पर आपको दिखाई दे रहा है इकाई के स्थान पे हर जगह पे 6 दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई भी वैरायटी नहीं है, मतलब बदल ही नहीं रहा, 6 के अलावा कुछ और आना ही नहीं चाह रहा है। तो इसमें प्रश्न में कहा गया है कि क्या ये अंक 5 पर कभी समाप्त हो सकता है, आखिर में कभी यहाँ पे अब 6 के अलावा 5 मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? तो हम यहाँ पे उत्तर में देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भैया क्योंकि 6 की घाते n बराबर हो जाएगा 2 गुणते 3 की घाते n, यहाँ पे 2 गुणते 3 की घाते n हो जाएगा, यानी 2 और 3 ही मिलेगा। चूँकि 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड में इसको मिटा देते हैं, गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है,
6 की घातीय n का मान किसी भी प्राकृतिक संख्या लिए n बराबर प्राकृत संख्या ऐसा लिख लेते हैं के लिए 5 पर, शून्य नहीं, 5 पर समाप्त नहीं होगा। अब भैया देखो, कई लोगों को लग रहा होगा कि सर इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है खाली इतना दे दिया है, बात ख़त्म कर दी है। बात यही समझनी है कि आप चाहे तो नीचे वाला स्टेटमेंट लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन होना तो चाहिए। स्टेटमेंट लिख दोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। तो हर प्रश्न के आखिर में एक स्टेटमेंट होना ही चाहिए, वो लिखने की कोशिश कर लिया करो। और यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी कि 5 कभी होगा ही नहीं। हमने वैल्यू भी रख के दिखा दी कुछ एक मान, और ऐसे ही कुछ और रखोगे तब पर भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सभी चीज़ें। आगे भी प्रश्नों को ऐसे ही चलने वाला है, और जो अगली सवाल होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है, विचार करने वाली है। चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 की बात करें, 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 तथा लासा 338 हो सकता है। कारण बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 हो जाए और उनका लासा क्या हो जाए, 380 हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसकी जांच करने के लिए आपको नियम समझना होगा। रूल क्या है भैया, कि रूल क्या समझाएं, आपको बातें ही समझा देते हैं। बातें जैसे हमारे पास हो जाएगा 6 और हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। 6 का जो गुणनखंड है, अगर आप करते हैं 2 3 6 करते हैं, आपको ये मिल जाता है। 2 से काटते हैं 5 और 5 से काटते हैं 1 मिल जाता है। इसके मासा की बात की जाए तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, दोनों में मासा हो जाएगा। और लासा की बात की जाए तो ये होता है कि जो गिनती दोनों में मिल रही है उसको एक बार लिखें, जो नहीं मिल रही है उसको भी आप लिख लें, ये हो जाता है। और अगर हम मासा की बात करेंगे 2 ही रहेगा, लासा की बात करेंगे तो 2 3 6 6 5 6 30 होगा। क्या 2 से 30 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2, मासा उसके अंदर समाया हुआ है, मासा अंदर समाया हुआ है। अर्थात यहाँ पे बात ये बन पाती है कि हर एक मासा से, मतलब जिन दो संख्याओं का मासा आपको दिया गया है और लासा दिया गया है, मासा हमेशा से लासा को विभाजित कर सकता है, क्योंकि मासा हमेशा लासा के अंदर शामिल होता है। और जो संख्याओं का अनुपात होता है, ये जो 6 है और 10 है, 6 है और 10 है, अगर इनको अनुपात निकाला जाए तो यही जो मासा है 2 से काटेंगे 2 3 6 2 5 10, तो अनुपात क्या मिल जाएगा, 3:5 मिल रहा है, 3:5 मिल रहा है। यही जो अनुपात है उनसे गुणा किया जाता है, यानी संख्याओं का मासा और उन संख्याओं का अनुपात, इन तीनों चीज़ों का गुणा ही लासा होता है। ये चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ ये आगे चलकर के एक बार काम आएंगी, आपको ज़रूर समझ में आएंगी, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, पर आपको यही यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैंने समझाया इसीलिए ताकि आपको पता चल सके कि कोई भी किसी भी दो संख्याओं का मासा और उनका लासा ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब मासा लासा को विभाजित कर सके, भाग कर सके, पूरी तरीके से काट सके। तो हम चेक कर लेते हैं कि 18 से 38 कटता है, 380 कटता है कि नहीं। 18 दूनी 36 होता है, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, कट जाएगा, ये 0 उतार लेंगे, 18 कम 18 हो जाएगा, क्या मिल गया, 2, एक शेषफल मिल गया, शेषफल मिल गया है। अब क्या ये हो सकता है, संभव है? तो आप उत्तर देंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मासा बराबर 18 जो दिया गया है, लासा 380 को विभाजित नहीं करता, विभाजित नहीं करता है, यही आप लिख देंगे।
विभाजित नहीं करता है, भाग नहीं दे पाता है, काट नहीं पाता है, विभाज्य नहीं है, जो लासा है मासा से विभाज्य नहीं है, भाग नहीं दे पा रहा है, इसी वजह से ये किसी दो संख्याओं के लासा और मासा हो ही नहीं सकते हैं। होने के लिए इनको कटने वाला होना चाहिए। अगर इससे ये कट जाता, इससे ये कट जाता, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये 100% किन्हीं दो संख्याओं का मासा और लासा है। ठीक है, और वो हम संख्याएं भी निकाल सकते थे, पॉसिबल थे, बड़े आराम से निकाल लेते। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ओके, तो आगे बात को बढ़ाया जाए, 17 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। ये दिमाग वाली सवाल थी, आपने दिमाग लगाया, काम बना, और अगले वाले सवाल पे आएंगे। अब यहाँ से जहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है आपके रहन की किताब में, विविध प्रश्नावली में, वास्तविक संख्या पहला अध्याय जो चल रहा है, उसमें जहाँ पे आप 17 नंबर क्वेश्चन देख पाते हैं, तो वहाँ पे लिखा गया होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 अंक के ये प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं शुरू। तो उन प्रश्नों को आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 17 में कहा जा रहा है कि किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए क्यू और आर अद्वितीय पूर्णांक होते हैं। अब इसको देख करके आप चक्कर मत खाइएगा कि ए और बी के लिए क्यू और आर अद्वितीय पूर्णांक होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब आगे लिखा गया है, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा लगा करके 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी को संतुष्ट करता है, ऐसा लिखा गया है। और आपको कहा गया है यदि b बराबर 4 है तो r का मान क्या नहीं होगा। तो भैया देखेंगे, बात को समझेंगे कि आपको पूरा क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन लिखने के बाद इसको उतार लेना है, उतारने के बाद यहाँ पे लिखना है यदि b बराबर 4 है तब r का जो मान होगा, ये r बराबर तो लिख के ही रखा है, वो 0 से बड़ा बराबर होगा तथा 4 से छोटा होगा। 4 से छोटा होगा अर्थात 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 3 से बड़ा 4 नहीं होगा। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, अतः b बराबर 4 पर r का मान, ये r बन जाए भैया, r का मान क्या होगा भैया? 3 से अधिक नहीं होगा, ऐसा लिख देंगे। 3 से अधिक नहीं होगा, 3 से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी भाग देने वाले से छोटा ही रहता है। शेषफल भाजक से भाग देने वाले से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। पिछले वीडियो में भी बताया था, इस बार में भी बता देते हैं। मान लीजिए अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से भाग करते हैं या फिर 12 से भाग करते हैं, 13 या फिर इतना को, किसी भी चीज़ को भाग करते हैं, और आप यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि 12 का नाम 12, ये तो काफ़ी आसान पड़ गया, छोड़िए जो भी है। घटाने के बाद यहाँ पे जो भी गिनती मिलती है, मान लीजिए वो 12 ही मिल गया या फिर 13 मिल गया, कैसे भी किसी कंडीशन बस आपको मिल गया, तो ये वाली स्थिति कभी भी हो नहीं सकती है। जो भी भाग देने वाली गिनती है उससे हमेशा इस चीज़ पर जो मिलेगा छोटा ही मिलेगा, बराबर या फिर बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ी बातें हो गई, ये ख़त्म। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न कक्षा 6, 7, 8 में जब आप लासा मासा पढ़ रहे होते हैं तभी आपको मिल जाते हैं। घंटियाँ बजाने वाली बात हो जाती है। घंटियाँ, कैसी घंटियाँ? एक भैया यातायात के चौराहे की, यहाँ पे प्रश्न में लिखा है 3 भिन्न भिन्न सड़कों के चौराहे पर यातायात की लाइटें क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। अर्थात यातायात की जो लाइटें हैं ग्रीन से रेड होने के लिए वो कितने समय लेती हैं? कौनों 48 सेकंड लेती है, 72 लेती है और 108 सेकंड का समय लेती है, यानी इतना देर बाद वो लाइट बदल जाएगी। ठीक है, तो ये जो समय लेती हैं ये अलग अलग हैं। तो भैया जो बदलने का समय है 18 नंबर क्वेश्चन में, बदलने का समय जो दिया गया है 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड दिया गया है। इन सभी अलग अलग समयों में जब बदल रही हैं, यदि वे 8 बजे एक साथ बदलती हैं, 8 बजे एक साथ बदलती हैं, एक साथ बदलती हैं, तो वे कितने समय बाद दोबारा एक साथ बदलेंगी? यानी तीनों एक साथ फिर से कब होंगे? इस प्रकार के प्रश्न में
एक वैरायटी ये भी आती है कि कुछ घड़ियाँ हैं, 3-4 घड़ियाँ हैं जो हर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या फिर ऐसे जो भी वैरायटी दी जाती है उतने मिनट या उतने सेकंड बाद वो बजती हैं। वे सभी एक साथ इतने बजे बजी हैं तो अगली बार कब 7 बजेंगी, या फिर आधे घंटे का अंतर दे दिया जाता है उसके अंदर वो कितनी बार बजेंगी, ऐसा भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सब अलग अलग वैरायटी होती है प्रश्नों को करने की, प्रश्नों को आने की। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले तो हमको इन 3 लोगों का एलसीएम निकालना होता है। तो 48, 72, 108 का हम लासा निकालेंगे तभी कुछ बातें हो पाएंगी। आप अलग अलग वाला भी कर सकते हैं, एक साथ वाला भी कर सकते हैं, पर चूँकि हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं और ये जो चैप्टर चल रहा है वो अलग अलग वाले वैरायटी का है तो उसी तरीके से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस सब काम करने के लिए हम दाहिने पक्ष वाला हिस्सा चुनेंगे। यहाँ पे 18 का करेंगे, फिर 72 का करेंगे, 48 है सॉरी, फिर 108 का करेंगे। 2 से काटेंगे, 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, 2 से काटेंगे 36 दूना 72 होता है तो यहाँ पे 36 मिल जाएगा। 2 से काटेंगे 18 दूनी 36 होता है, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, इतना हो गया। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। इसको घात के रूप में लिखने वाले हैं क्योंकि आपको वही सिखाया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो वही सिखाया गया है। 2 कितनी बार मिला है, 4 बार, 2 की घाते 4 लिखेंगे। 3 कितनी बार मिला है, 1 बार, 3 की घाते 1 नहीं, 3 अकेले छोड़ देंगे। 72 की बारी है, आसान हो गया ना, बार बार लिखते रहो थक जाओ, ऐसे लिखो। 2 की घाते 3 दिखाई दे रहा है, 2 3 बार दिखाई दे, 2 की घाते 3 गुणते 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है, ये हो गया। और 108 को देखो भैया 2 बार दिखाई दे रहा है और 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 बार दिखाई दे रहा है। इतनी वैरायटी हो गई। लासा की बारी, लासा देखो भैया 2 2 2 सभी में दिखाई दे रहा है। जब भी लासा निकालनी हो तो बड़ी घात चुनो और मासा निकालना हो तो छोटी घात चुनो। लासा निकालना हो तो बड़ी घात, मासा निकालना है तो छोटी घात। लासा निकालना है तो बड़ी घात, लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो बड़ी घात चुनो। मासा निकालना है तो छोटी घात चुनो। कि यहाँ पे 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4 में 2 की घाते 4 हमने चुन लिया, और इसमें 3 की घाते 1, 2 और 3 है तो 3 की घाते 3 हमने चुन लिया। बड़ी घात चुनेंगे तभी हम लासा निकाल पाएंगे। तो लासा निकाल लेंगे। अब इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे भैया। 2 की घाते 4, 2 दुनिया 4, 4 दुनिया 8, 8 दुनिया 16, कितना मिल गया 16, गुणते 3 की घाते 3, 3 तिरिका 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 9 तिरिक 27, 27 मिल गया। और उसके बाद गुणा करा देंगे। गुणा कराने वाला 16 का पहाड़ आता है, मुझे तो नहीं आता, तो भैया वही वैरायटी जो अभी थोड़ी देर पहले आपको थोड़ा सा सिखाई थी, वही अलग गुणा। 6 सते 42, हाँ से लगे 4 लग गया। फिर 6 दुनिया 12, 7 एकन्नम 7, तिरछा गुणा कराएंगे और जो हासिल में था वो सब जोड़ेंगे। तो 12 4 16, 16 7 पता नहीं यार, 7 2 9, 9 9 4 13, हासिल लगे 1, 23 हो रहा है। 23 का 3 लिख देंगे और ये जो 2 थी वो हासिल बन जाएगी। 2 जो बचा था वो हासिल हो जाएगा। 2 एकन्नम 2 हो जा रहा है, 2 में ये 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। इतना दिखाई दे रहा है। कितना हो जाएगा 432 सेकेंड, या अर्थात हमारा जो मिला है 432 सेकेंड है। क्या है, 432 सेकेंड है। इस 432 सेकेंड को भाग करना होगा मिनट में बदलने के लिए। किससे भाग करेंगे बताओ, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। उसी 60 से भाग करना होगा। आइए 60 से भाग करते हैं 432 को, देखते हैं कितना आएगा। क्या 60 से 43 कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसके लिए मतलब एक बार भी नहीं जाएगा। इसके लिए हमें पूरी गिनती लेनी होगी। अब 6 का पहाड़ा पड़ो, 43 से ज़्यादा ना जाए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 24, 6 35, 6 36, 6 42, 6 7 42, 6 48 ज़्यादा हो जाएगा। 6 7 42,
और ये 6 0 में 0, 6 7 42, इतना मिल जाएगा 420 घटा देंगे भैया। 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ख़त्म। यहाँ पे जो 7 मिला है, 7 मिला है, वो 7 मिनट पूरे बीत चुके हैं। 432 सेकंड के अंदर 7 मिनट बीत चुके हैं, 12 सेकंड एक्स्ट्रा रह गए हैं। अर्थात जो आपका समय है वो 7 मिनट 12 सेकंड है, 12 सेकंड है। अब इससे हमें यह पता चलता है, अर्थात ऐसे नहीं, ऐसे अर्थात हमें यह समझ में आ गया कि जब घड़ी की सुइयां ने बत्तियां, जो लाइटें, ट्रैफिक लाइटें हैं, वो जब 8 बजे एक साथ बदलती हैं तो अगली बार वे 7 मिनट 12 सेकंड बाद एक साथ बदलेंगी। अर्थात वे 8 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पर एक साथ बदलेंगी। आ गया समझ में बात? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बातें पल्ले पड़ गई होंगी। ठीक है, नाटक नहीं करते हैं, आगे पहुँचते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, 19 की बारी है। 19वां क्वेश्चन, n के किस मान के लिए 2 की घात n गुणित 5 की घात n का प्रसार का अंत 5 पर होगा? एक प्रश्न इससे पहले हो चुका है, ये प्रश्न भी उसका रिश्तेदार है। प्रश्न संख्या था 15 नंबर, वैसा ही 19 नंबर भी है। आपको दिया गया है 2 की घात n गुणित 5 की घात n, n प्राकृत संख्या मिल रही है, n प्राकृतिक संख्या, और ये हो रहा है आपका 2 की घात n गुणित 5 की घात n, और अंत हो रहा है 5 पर। कब अंत होगा चेक कर लेते हैं, आइए जांच करते हैं। n बराबर 1 पर 2 की घात 1 गुणित 5 की घात 1 बराबर 10, n बराबर 2 पर 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 बराबर 2 की घात 2 बराबर 4 गुणित, अरे ऐसे कौन करता है यार बच्चों वाला काम। 5 दूनी 10 की घात 2 बराबर 100 करो ना यार, 100 करो ना यार। ऐसा ही n की घात 3 पर चुहचुहिया बोल रही हैं यार, मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात की, बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता रहता है। हम जहाँ पे भी वीडियो बनाए, घर के अंदर, घर के बाहर। अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, धूप चली गई है। रिलैक्सिंग मोमेंट, बड़ा अच्छा लग रहा है। स्क्रीन पे देख लेते हैं, काला काला सा लगने लगता है यार ये, अभी ये अच्छा पकड़ा है। तो 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 3 रहेगा, तो ये 5 दूनी 10 की घात 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000। क्या उम्मीद है कभी ये 5 पर ख़त्म हो पाएगा? बताओ, उम्मीद है? क्लास में का कोई ऐसा बच्चा है जो कुछ अटपटा सा जवाब देना चाहता है? भैया होते हैं, मुझे तो बहुत मिलते हैं। मैं 2 लोगों को भी पढ़ा रहा हूँगा ना, तब पर भी एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो ऊट पटांग जवाब ज़रूर देगा। तो यहाँ पे भैया ऐसा संभव नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, अरे अर्थात लिखा जाए यार, क्या गंदा लिखता हूँ मैं, अर्थात n के किसी भी मान के लिए 2 की घात n गुणित 5 की घात n 5 पर समाप्त नहीं होगा, या आखिर में 5 नहीं आएगा, या 5 पर समाप्त नहीं होगा। कारण समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ भाई, इतने में ही समझ लो। वैरायटी रख कर देख ली ना, क्या ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। कभी होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है,
आज के लिए आखिरी सवाल रहने वाली है, क्योंकि उधर गैया भी चिल्ला रही है और सब लोग चीख रहे हैं। जो 20 नंबर सवाल है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये वैरायटी वाले जो सवालें होती हैं मुझे काफ़ी डर लगता है, क्योंकि इसमें मैं सही से लिखवा नहीं पाता, समझा देता हूँ। हालांकि प्रश्न में कहा गया है कि 8 की घाते n के लिए, जहाँ पे n जो होता है अपने प्राकृतिक संख्या होनी है, अंत शून्य पर होगा। n तो अपनी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, और क्या पूछ रहे हैं, अंत में आपको 0 मिल सकता है। अंत में क्या आपको 0 मिल सकता है? कारण बताना है, मतलब सवाल पूछा जा रहा है, साथ में आपको बताना है अपने कारण भी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो भैया, 8 की घाते कुछ भी रख कर देख लो, 0 तो नहीं मिलने वाला। कारण देख लेते हैं कि 8 की घाते n बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 हो जाएगा, घाते n हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मतलब 8 के गुणनखंड में यही है। ओके, 0 प्राप्त करने के लिए हमें 2 के साथ 5 की भी आवश्यकता होती है। 5 दूनी 10, तभी 0 मिलेगा, और कभी पॉसिबल ही नहीं है। भैया सुनो, 5 गुणते 2 बराबर 10 होता है, तभी इकाई के स्थान पे 0 मिलता है। अगर कोई 5 नहीं या फिर 2 नहीं, दोनों में से किसी की भी एक की कमी पा गए तो 0 मिल नहीं सकता। अब आपके मन में ये भी आ गया, सर अपन 15 गुणते 40 कर लेते हैं, या फिर 15 गुणते 4 ही कर लेते हैं, तो क्या इसमें 15 चौके 60 पीछे 0 नहीं मिलेगा? तो बबुआ देखो, ये जो 15 है वो है 5 तिहाई 15, और जो 4 है वो है 2 गुणते 2। ये वाला 5 और 2 मिल करके आपका बना रहा था, इसमें 15 चौके 60 क्या कहते हैं 0 बना रहा था, और ये 2 तिहाई 6 बना रहा था। ठीक है, 15 और 4 अकेले मतलब स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता, ये संयुक्त रूप से काम करते हैं, किसी के साथ ये बने हुए हैं। तो ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे बारिश का मौसम आ चुका है और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं बस जल्दी से ख़त्म करना चाहूँगा, बारिश ज़ोर से शुरू हो जाए उससे पहले, कि भैया चूँकि अंत में 0 प्राप्त करने के लिए 0 प्राप्त करने के लिए 2 गुणते 5 की क्या होती है भैया? आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। और 8 की घाते n में केवल 2 हैं, अतः n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 8 की घाते n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। गंदी राइटिंग में लिख दिया भैया, क्योंकि जल्दी ख़त्म करना था। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी हैं और बादल भी गरज रहे हैं, इस वजह से वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हालांकि 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लाइक करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।